नमस्कार प्यारे बच्चों, चाणक्य परिवार के सभी सदस्यों का चाणक्य ई पाठशाला पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चाणक्य के इस मैथ सीरीज को आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए बिना देर किए चलते हैं फिर एक बार गणित की गलियों में, जहाँ हर एक सवाल एक कहानी है तो हर एक समाधान एक गीत। टॉपिक शुरू करने से पहले कहानी सुनते हैं। सालों पहले मैथ के क्लास में मैथ के टीचर ने पूछा कि यदि 1 से लेके 100 तक, फ्रॉम 100 to 1 to 100 सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया, पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक को ऐड करें, जोड़ दें आपस में, तो उनका योगफल क्या मिलेगा, उनका सम क्या मिलेगा। तो बच्चे कैलकुलेशन करने लगे। एक लड़का क्लास में कंप्यूटर के रफ्तार से फौरन बताता है उसका आंसर 5050। अब स्कूल टीचर शॉक्ड कि भाई इतना जल्दी तूने इतना फास्ट कैलकुलेशन आपने कैसे कर लिया। तो हम उसी पैटर्न को समझेंगे कि उन्होंने कैसे ये फास्ट कैलकुलेशन किया होगा सालों पहले। हालांकि वो बच्चा आगे चल के जर्मनी का वन ऑफ द फेमस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर बना, जिसको कि आज हम गॉस के नाम से जानते हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। जी हाँ, आपने फिजिक्स में सुना होगा। फिजिक्स में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में। हालांकि मैथ में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्योर मैथ में, स्पेशली प्योर मैथ में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गॉस साहब ने सालों पहले एक लेंथी कैलकुलेशन को बिना पेन उठाए और कंप्यूटर के रफ्तार से फौरन कैसे किया। तो आज का टॉपिक है सम ऑफ एटम्स ऑफ एपी। एपी के एन पदों का योगफल, जोड़ क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि सालों पहले गॉस साहब ने कैसे वो कैलकुलेशन फास्टली किया था। इनसे पूछा गया कि 1 से स्टार्ट करते हुए सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, यदि ऐड करें तो क्या होगा, यानी ये क्या होगा। तो इन्होंने अनुमान लगाया ऐसे, यदि सीरीज को उल्टा कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब 2 जोड़ 3 या फिर 3 जोड़ 2, होना तो 5 ही है। तो इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया, यानी 1 से लेके 100 तक, हम अभी लेफ्ट से राइट देख रहे हैं, इसने उल्टी गिनती शुरू कर दी। इसी तरह लास्ट 3 2 1, बात वही है। यहाँ लेफ्ट से राइट है और यहाँ पे राइट से लेफ्ट है। और ये कितने दफा लिखा गया है, 1 से लेके 100 तक लगातार हम चल रहे हैं 100 तक, यानी कि 100 टाइम्स, 100 बार। तो 100 बार ये, 100 बार ये। अब उनकी फाइंडिंग क्या थी, उन्होंने देखा कि यदि हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, सेम पोजीशन वाले टर्म्स को जोड़े तो बात घूम फिर के वही हो रहा है, यानी कि पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो दोनों का किसी भी पेयर को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 101 ही आ रहा है। कितनी बार आएगा, क्योंकि 100 टाइम्स लिखा गया तो 100 बार। तो अब यदि 1 को 10 बार जोड़े या 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो सेम ही है। इसी तरह 2 को 10 बार जोड़े या 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 20 ही आना है। कहने का क्या मतलब है, किसी चीज को जितनी बार बोला गया है जोड़ने के लिए, उसको उतनी दफा जोड़ने से बेहतर है कि जितनी बार जोड़ने के लिए बोला गया है उस अंक से उसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो आंसर क्विकली आ जाएगा। जैसे कि 10 को 10 बार ऐड करें या फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन सा जल्दी होगा। तो 10 को 10 बार यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक स्टेप में आंसर आ गया 100। तो गॉस ने यही यहाँ पे तरकीब लगाया कि पहले से दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से जोड़ के देखा तो एक जैसा ही आ रहा है, यानी 101 100 टाइम्स आ रहा है। तो 101 को 100 बार जोड़ने से बेटर है कि 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन्होंने ट्रिक क्या लगाया,
कि इन दोनों को ऐड कर दिया SS2S, और यहाँ 101 को 100 बार ना ऐड करके 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर क्या आ गया 10100। तो इसी तरह S, चूंकि हम ब्रैकेट में बात कर रहे हैं, सीरीज तो एक ही है और हम ब्रैकेट में बात कर रहे हैं, या इसको यूं समझ लें कि पहले को आखिरी से, दूसरे को सेकंड लास्ट से, तीसरे को थर्ड लास्ट से ऐड कर दिया। बात वही है, कहने का तरीका अलग अलग है, सीरीज को हम अलग अलग तोड़ के जोड़ के दिखाएं, या फिर यूं समझ लीजिए आप मेंटल कैलकुलेशन को पहले को आखिरी से, दूसरे को सेकंड लास्ट से, तीसरे को थर्ड लास्ट से ऐड करें तो वैल्यू वही आना है। पहला 1, लास्ट 100 101, सेकंड 2 और सेकंड लास्ट 99 101। इसी तरह जब बढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 101 ही रहेगा। और चूंकि हम ब्रैकेट में बात कर रहे हैं तो 100 टाइम्स क्या हो जाएगा 50 टाइम्स, 50 100 अलग अलग या फिर 50 पेयर, बात बराबर है। 50 का जोड़ा मतलब 100, तो यानी कि ये क्या है 100 टाइम्स, लेकिन एक्चुअल में क्या है पेयर में बात कर रहे हो तो 50 हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा 5050। और ये आंसर हम मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बॉस साहब ने यही तरकीब लगाई कि जोड़ने से बेहतर है कि हम मल्टीप्लाई कर दे यदि आइडेंटिकल नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है रिजल्ट में। तो इसको हम आगे ओवर द पीरियड ये मैथ में यूज होने लगा और इसके डेरिवेटिव बने, यानी कि इस प्रिंसिपल को फॉलो करके एक फार्मूला बनाया गया और उस फार्मूला को यूज करके बड़े बड़े लेंथी कैलकुलेशन को चुटकियों में किया गया। तो हम आज उसी फार्मूला को पहले डिराइव करेंगे और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो ये था गॉस का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ फार्मूला। इसको गॉस फार्मूला इन एपी भी बोलते हैं या फिर सम ऑफ एन टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पहले फार्मूला पता करते हैं और फिर पता करते हैं फार्मूला से सवाल कैसे बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड टर्म्स में बात करते हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स तो कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस कैन बी एनीथिंग। तो हम एक नोटेशन में बात करते हैं, एक सिंबल में मान लेते हैं लेट देयर एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी है और उस एपी में उस सीरीज में टोटल कुल पदों का संख्या n है और उन सारे पदों का जोड़ सम वो कितना है, तो सारे पदों का योगफल है s मतलब सम, तो s से लिखा गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो गॉस के ट्रिक को हम यहाँ पे गॉस के फार्मूला का यूज करेंगे, उसी तरकीब से एक स्टैंडर्ड फार्मूला डिराइव करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो s या फिर SN इसलिए लिख रहा है क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स, ये क्या हो जाएगा एपी के सारे पदों का योगफल, यानी कि A1 A2 A3 और इसी तरह यूं ही पढ़ते रहे तो AN-1 प्लस AN, दो पीछे से भी ले लिया, ठीक है, A1 A2 A3 और इस तरह से ये यूं ही बढ़ता रहेगा। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, या फिर इसको यूं लिख सकते हैं A1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि क्या दिया हुआ है, जिसका वैल्यू A दिया हुआ है, A। सेकेंड टर्म जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म मतलब A, कॉमन डिफरेंस मतलब D, ऐड कर दिया तो ये A2 निकल गया। इसी तरह A3 निकालना हो तो सेकेंड में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, तो सेकेंड A प्लस डी है, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो एक और D आ जाएगा, यानी जिस टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं D उससे एक कम होगा, तो 2 1 3 में 2 और इसी तरह ये प्रक्रिया चलता रहेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा A प्लस, अब यहाँ n-1 है
एक कम है तो 2 कम हो जाएगा, एक और ज्यादा। इसी तरह लास्ट an का फार्मूला हम जानते ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारा टर्म्स अब क्या हो गया, खुल के हो गया। अब इसको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, इसके वैल्यूज को, जो दिए हुए वैल्यूज है उसके टर्म्स में। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये क्या है, समीकरण ए। अच्छा, इसमें ये जो टर्म्स है वो टर्म्स कितने हैं, n, यानी कि ये कितना बार लिखा गया है, n टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। अब इसको यदि हम रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, मतलब जो लेफ्ट से राइट है वो राइट से लेफ्ट हो, और उसको करस्पॉन्डिंग टर्म्स के सामने लिख देंगे तो क्या होगा। ऑल्सो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो जो सबसे लास्ट में है, जैसे क्लास में यदि टेस्ट हो रहा है तो जो बच्चा कॉपी जमा कर रहा है उसको हम रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसका कॉपी सबसे पहले है, और जो सबसे पहले आया उसका सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले किसका चेक होना चाहिए, जो पहले आया। तो उसको यदि उलट दें तो पहला वाला पहले हो जाएगा, आखिरी वाला आखिरी में। तो इसको भी हम उसी तरह से पलट देते हैं। तो सबसे लास्ट में है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है सबसे आखिरी में। ठीक उसी तरह उससे पहले कौन है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, चूंकि 2 ही लिखा हुआ तो 2 ही लेके चलते हैं। फिर इसी तरह ये यूं ही चलता रहेगा। लास्ट में 2 है तो हम दूसरा सेकंड लास्ट ये हो जाएगा। जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट, और जो फर्स्ट है वो लास्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई इसमें कोई चेंज नहीं है, जो जहां था वही है, बस उसके ऑर्डर्स चेंज हो गए। जो लड़का क्यू में सबसे पहले था वो सबसे पीछे चला गया, जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे आ गया। तो बात तो वही है। तो इसको भी हम एस के रूप में ही लिख सकते हैं, सेम है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ये सेम है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। तो और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम पेयर क्रिएट करेंगे, जैसा कि गौस साहब ने बताया। पेयर क्रिएट क्या करेंगे, जो जहां है उसके साथ उसको मैच कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, एक पेयर क्रिएट करेगा, और फिर उससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग है ना, जो जहां है वो उस टर्म से ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी गेट SN LHS में कौन है, SN है, तो SN 2SN 2। इसी तरह A के साथ ये, इसके साथ ये, और जो जहां है उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो A प्लस ये पूरा टर्म, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक साथ हो गया, क्लियर। इसी तरह दूसरा a प्लस डी पहले में है, और उसके करस्पॉन्डिंग है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। ठीक इसी तरह ये कंटिन्यू चलेगा, इन कंटिन्यूएशन फ्रॉम राइट। तो सेकेंड लास्ट ये, फिर सेकेंड लास्ट ये। तो उसी तरह सेकेंड लास्ट a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये रहा, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड लास्ट a प्लस डी। इसी तरह इसका लास्ट ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग में a। क्लियर है, इसमें कोई भी
बहुत जटिल चीज नहीं है, बस जो जिसके सामने है उन दोनों को हमने मिला दिया, जोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 2SN। अब यहाँ गौर से देखते हैं, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, सरलीकरण करें, तो इसका क्या हो जाएगा? a प्लस ए 2a, 2a, a प्लस ए 2a, और यहाँ n-1 इंटू डी। ठीक है। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में a प्लस ए वन सेकेंड फिर से 2a, और इन दोनों में d कॉमन है ना, तो d कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये n-2। सिंप्लीफाई। इसी तरह ये अनुक्रम चलता रहेगा, डॉट 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 प्लस इस ब्रैकेट में फिर से वही a प्लस ए यानी कि 2a, इन दोनों में d कॉमन है तो यहाँ क्या हो गया? n-2, और यहाँ क्या है? d यानी कि 1, d कॉमन ले लिया। इसी तरह लास्ट टर्म में a प्लस ए वन सेकेंड फिर से 2a, फिर यहाँ d कॉमन लेंगे तो यहाँ तो d वाला एक ही टर्म है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर है? एक स्टेप फिर खाली करते हैं, इसको उससे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमने सिर्फ करस्पॉन्डिंग टर्म्स को यहाँ ऐड कर दिया, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं। ब्रैकेट जो बना है वो कितनी बार है, तो जैसा कि हम पहले मान चुके थे कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स है n, यानी कि ये ब्रैकेट n टाइम्स है, 1 2 और ये चलता रहा, इस तरह से ये n टाइम्स है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं n टाइम्स, कितनी बार? n दफा, n बार। तो है तो सेम चीज ही है ना। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। 2 इंटू SN इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। दूसरा 2a प्लस n अपने जगह 1-2 -1 इंटू डी, फिर ये यूं ही चलता रहेगा, डॉट 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 प्लस ये 2a प्लस यहाँ -2 प्लस 1 यानी कि -1 इंटू डी, और लास्ट वाला तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ठीक है, अब ये पूरी तरह सिंप्लीफाइड हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं, ये पूरा का पूरा वैल्यू आइडेंटिकल है, एक समान ही है, हर ब्रैकेट में एक ही मान आ रहा है, जैसे कि गॉस जी के केस में था, हर पेयर का वैल्यू 101। इसी तरह हर पेयर का वैल्यू यहाँ पे एक समान है, और ये पेयर कितनी बार है? हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, यानी कि यहाँ पे ये ब्रैकेट n बार है, ये पूरा का पूरा रिपीटेशन, इसकी पुनरावृत्ति, पूरा का पूरा रिपीटेशन n टाइम्स रिपीटेड है। तो कोई भी चीज यदि रिपीटेड हो, इफ एनी नंबर, एनी आइडेंटिकल नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो जितना रिपीटेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर शॉर्टकट आ जाएगा। तो यहाँ रिपीटेशन कितनी बार है? n। किसका रिपीटेशन है? तो इसका। सिंपल। कितनी बार रिपीटेड है? तो जितनी बार लिखा गया उतना बार रिपीटेड है, और ये n टाइम्स है, तो n टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 2 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, 4 टाइम्स 4 गुना, इसी तरह n टाइम्स n गुणे। और ये कौन रिपीट है? तो ये आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ एक फॉर्मूला निकालते हैं गॉस जी के आइडिया से, और वो फॉर्मूला क्या निकला? ये Sn का वैल्यू, Sn इज इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां जो सिंबल्स है उसका यूजुअल मीनिंग्स है, यूजुअल मीनिंग्स यानी n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज कॉमन डिफरेंस, यानी कि किसी भी दो लगातार पद के बीच का अंतर कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या निकला, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली 10वीं के एग्जाम में फॉर्मूला डेरिवेशन भी पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी कुछ फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। दिया हुआ एपी जिसका प्रथम पद a है, कॉमन डिफरेंस d है, उसका n पदों का योगफल का फॉर्मूला ज्ञात करें। तो ये सिंपल तरीका था फॉर्मूला निकालने का। इन सब चीज जो भी हम क्लास में बात कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला डिराइव हो रहा है और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैप्टर सॉल्व हो रहे हैं, उसका पीडीएफ स्पष्ट शब्दों में और एक सटीक लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, और वो आप डाउनलोड करके या तो प्रिंट निकाल लीजिए या उसका पीडीएफ पढ़िए। तो ये पूरा आप या तो नोट कर सकते हैं या पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको बाद में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार इस फार्मूला का मेटाफोरिक फॉर्म भी यूज करने के लिए मिलता है, मतलब कई बार रूप बदल जाता है। फार्मूला तो वही है, काम वही है, लेकिन कई बार उसका आवृत्ति रूप बदल जाता है। तो देखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SN, एक तो ये फार्मूला हो ही गया। अब एक इसका दूसरा रूपांतरित रूप फॉर्म भी है। ठीक है, a को 2a है, 2a को a प्लस a तो लिख ही सकते हैं, बाकी रेस्ट एज इट इज। ठीक है, a 2a बाकी सेम है, कोई चेंज नहीं है। ये पूरा सिर्फ इस पे फोकस करो। कुछ याद आया? ये पूरा फोकस करने पे सिर्फ इसको देखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसका फॉर्मूला है? an का। इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके जगह a की जगह तो a ही रहेगा प्लस, और ये पूरा क्या है? an। अब चूंकि इस सीरीज में n टर्म्स है तो an क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस l। क्यों? क्योंकि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n है और nवां पद, n टर्म्स है तो nवां पद क्या हो जाएगा? आखिरी पद, यानी कतार में खरा लास्ट व्यक्ति। ये इसके जगह लिख सकते हैं, वेयर l इज इक्वल टू, l मीन्स लास्ट टर्म, अंतिम पद। तो ये भी एक फॉर्मूला है। यदि कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, लास्ट टर्म पता है, तो ये हम डायरेक्ट कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ कम हो जाएगा। यदि लास्ट टर्म नहीं पता है तो कॉमन डिफरेंस पता होगा, तो फिर ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये दोनों फार्मूला है SN का है, बस रूपांतरित है, फॉर्म अलग अलग है। मेटाफोरिक फॉर्म है SN का, अलग अलग रूप है। शब्द में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस तरह से हमने SN का पूरा कैलकुलेशन, फॉर्मूला कैसे बनता है, उसका पूरा डेरिवेशन हम समझ चुके हैं। तो ये पूरा क्लास आपको रियल क्लास जैसा ही लगेगा। बस आप निश्चिंत मन से आराम से एक टाइम स्लॉट में वीडियो को देखते रहें, आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके बाद चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अभी तक हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, ऐसा क्या है। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब हम इसमें रियल टाइम सॉल्यूशन देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पहले एक हम नॉर्मल प्रॉब्लम पे बात करते हैं, फिर चलेंगे चैप्टर की ओर। हैरी माय फ्रेंड,
इसको एक प्रोजेक्ट मिला और उस प्रोजेक्ट को 30 दिन में खत्म करना है और उसका वेजेज जो उसमें मिलने वाला प्रोजेक्ट का फी था उस फी को इस तरह से दिया गया कि पहला दिन यानी डे 1 में इसको 100 रुपया मिलेगा, डे 2 में 150 और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। डे 3 में 200 यानी कि +50 और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का फी कैसे मिल रहा है? डे 1 में 100, अगले दिन 50 ज्यादा, तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा 50-50 के रेट से इसका फी भी बढ़ता चला जाएगा। तो पूरे प्रोजेक्ट पे यानी कि 30 दिन का प्रोजेक्ट है, तो 30 दिन बाद हैरी की कमाई कितनी होगी, ये कितना कमा लेगा, इसका फी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले डिराइव करते हैं, लिखते हैं। तो मान लेते हैं हैरी 30 दिन में एस कमाता है, यानी कि 30 दिन का जो भी इनकम है इसका डेली वेज सब मिला के एस मिलता है, एस रुपीज। तो एस क्या हो जाएगा? सभी 30 दिनों में मिले हुए फीस का सम, पहले दिन का जोड़, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, आखिरी दिन का तो पता नहीं है ना, बस इतना ही डेटा अपने पास। और ये कहां तक चलेगा? 230 टर्म्स, 30 दिनों तक, मतलब 30 टर्म। तो पहला दिन से शुरू हुआ और 30 दिन तक ये चलता रहा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, और ये क्या हो गया? 50-50 का ग्रोथ होता गया इसके फी में, और ये यूं ही चलते चलते कितना हो जाएगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू है पहले उसका हम एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? हियर ए 100, ये रहा डिफरेंस, यानी कि हर दिन कमाई कितने के अंतर से इंक्रीज कर रहा था, 50। और क्या है? कितने दिन तक काम करना है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, सॉरी एन का वैल्यू, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 30 दिनों का, तो एन का मान हो गया 30। अब दिए हुए डेटा, दिए हुए आंकड़े के आधार पे हम पहले तय करेंगे कि कौन सा फार्मूला सटीक होगा। तो अब ए है, डी है और एन है, ए है, डी है और एन है, लास्ट टर्म नहीं है। तो या तो हम लास्ट टर्म निकालें यानी कि ए एन का वैल्यू और फिर इस फार्मूले को यूज करें, या सीधा जो अपने पास वैल्यू है वो सारा इसमें पुट कर दे और आंसर ले आए। तो बेटर है ये सारे नोन वैल्यूज, इसमें 1 2 3, ये 3 अननोन है और ये सारे अननोन का वैल्यू यहाँ पे नोन है। तो टोटल फी निकालने के लिए बेटर है कि इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करें। तो फार्मूला क्या है? n/2 दैट इज 30/2, 30/2, विद इन ब्रैकेट 2a यानी कि 2 × 100 प्लस n-1, n क्या है? 30 -1 इंटू डी गुणे डी यानी कि 50। सिंपल, जो जहां है उसको वो कमरा दे दो, जो जहां है वो अपने अपने स्थान पे आ गया। अब देखते हैं ये क्या हो गया? 15, फिर यहाँ पे 200 प्लस 29 गुने 50, तो यहाँ लिखेंगे 29 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, 15 गुणे 200 प्लस 9, 9 5 45, 9 पंचे 45, 5 4, 5 गुणे 2 10, 4 14। इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे? ये मान के चलो 100 है तो 2900 है ना, ये 100 होगा तो नीचे 2 हो जाएगा, 2900 का आधा,
2900 का आधा 1450। इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं और इस तरह से s का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 गुणे 15 गुणे ये दोनों ऐड हो जाएगा 1600 16 50 650 और इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24750। यानी कि यदि इस पैटर्न में हैरी कमाता है, इस पैटर्न में यदि हैरी प्रोजेक्ट को हैंडल करता है 100 150 50 50 के, तो इसको पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का 24,750 रुपए का फी मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर और वहां देखेंगे अलग अलग मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम और उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5.3। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। यानी कि ये क्लियर है कि जो भी टर्म्स है वो एपी में है और उसका जितने भी टर्म्स कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसका योगफल निकालना है, सम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये है एपी 2 7 12 10। तो यहाँ क्या है 5 5 5 और इस तरह से ये बढ़ते हुए 10 टर्म तक जाना है इसको। और इस 10 टर्म को ऐड करेंगे, जैसे पहला 2 को ऐड किया तो 9 आ गया, 3 को तीसरे को ऐड किया 21 आ गया, तो पूरे 10 तक को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो हम फार्मूला का यूज करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे जो जो दिया हुआ है पहले वो हम लिखते हैं। वी हैव क्या दिया है, ए का वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस 5 5 के अंतर से बढ़ रहा 5, कितने टर्म्स तक ये बढ़ता रहेगा, ये सीरीज विल बी कंटिन्यूड अप टू 10 टर्म्स। तो ये 10 टर्म्स तक जाएगा, यहाँ लिखा है, यानी n का वैल्यू 10 हो गया। अब बहुत सिंपल है, इन दोनों में से अपन ये फार्मूला यूज करेंगे क्विक सॉल्यूशन के लिए। एस एन मतलब कितने टर्म 10, S10 इज इक्वल टू n/2 यानी 10/2 10/2 विद इन ब्रैकेट 2a 2 गुणे a का वैल्यू 2 प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 10-1 10 घटा 1 गुणे d यानी कि 5। ये सिंपल है, जो वैल्यू ज्ञात है उसको उसके स्थान पे इंसर्ट करना है। अब कैलकुलेशन करते हैं। 10/2 दैट इज 5, 2 2 ज़ा 4, 10 - 9 10 - 1 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 50 में 1 कम 45 और 4 49 49। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 20 यानी कि 245। तो इस तरह से यदि सीरीज बढ़ते हुए 10 टर्म तक है और उसका 10 टर्म का जोड़ निकालना तो वो जोड़ क्या हो जाएगा 245। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं, ये तो बहुत सिंपल था, एक तरह से सीधा सीधा इसका प्रैक्टिस था कि इस फार्मूला को हम कैसे प्रैक्टिस में लाते हैं। अब धीरे धीरे ना जैसे जैसे पैटर्न बढ़ेगा तो हम टफ क्वेश्चन को उठाएंगे। इस वीडियो में टफ क्वेश्चन को डील किया जाएगा, बाकी बीच में जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जैसे इस तरह से यदि हम वैल्यू सिर्फ चेंज कर दे तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। वो क्वेश्चन आप खुद करें, टीच योरसेल्फ, प्रोग्रेस योरसेल्फ। अब बढ़ते हैं अगले डिफरेंट क्वेश्चन की ओर। तो ये है अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, फिर वही है क्या, सम निकालिए और
सम के लिए ये पैटर्न दिया हुआ है, ये सिचुएशन है। फाइंड द सम एज गिवन बिलो। सम्स मतलब इसमें 3-4 है, एक पे हम डिस्कस करते हैं, बाकी चूंकि सेम आइडेंटिकल पैटर्न होगा तो आप खुद करेंगे कोशिश। तो इसका सम निकालना है। अब यहाँ पे क्या है, 7 + 10 इंटीजर 1/2 + 14 + डॉट 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 और लास्ट में 84। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये 84 वैल्यू है, पोजीशन नहीं, ठीक है। मतलब ये 84 टर्म्स नहीं है, ये किसी टर्म का वैल्यू है 84, यानी लास्ट में जो व्यक्ति है इस सीरीज के अकॉर्डिंगली पहला व्यक्ति का वैल्यू ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, और जो आखिरी है कतार में उसके पास 84 रुपया है। तो सबके यदि पॉकेट मनी को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, वो निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो कैलकुलेशन से पहले टैबुलेशन। A = स्पष्ट है पहला टर्म D। अब D में हम देख रहे हैं फ्रैक्शन में है ना, तो इसको दो तरीके, या तो दोनों का डिफरेंस कर लो, इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा लो, बात वही है। या ऐसे देखते हैं, घटाने के लिए मेंटल कैलकुलेशन करते हैं। 1/2 मीन्स हाफ, तो यहाँ पे क्या है 10.5 है ना। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ऐसे मान के चलो 10.5 यानी 10.5 रुपए में से 7 रुपए को घटा दो, 3.5 है ना, 7 3 10 और हाफ। इसी तरह 14 में से 10.5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3.5, तो हाँ 3.5, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास D का वैल्यू आ जाता है 2.5। क्लियर है ना। किसी भी दो टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10.5 - 7, 14 - 10.5, बात बराबर है। इसको रफ में करके देखते भी, ये तो मेंटल कैलकुलेशन था, आप निकाल सकते हैं, रफ में करके देखते हैं। 10.5 - what 7, ये क्या हो गया 10 × 2 20, 21/2 -7 यानी 21 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 21 में से 14 माइनस करेंगे 7, तो ये क्या हो गया 3.5, ठीक है, एक ही बात है। तो ये चीज हम रफ में करके चेक कर लेंगे, और यदि आपको यहाँ करना तो यहाँ भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन कितने अंक का है। यदि 1 अंक या 2 अंक का है तो इसको मेंटल कैलकुलेशन करके यही लिख लेंगे, बात ज्यादा फैला के फायदा नहीं है, समय का ही नुकसान होगा एग्जाम में। A हो गया, D हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, लेकिन आखिरी टर्म पता है। आखिरी टर्म मीन्स L या फिर A है, क्योंकि इसमें टर्म्स नहीं है तो n का वैल्यू नहीं पता, लेकिन an का वैल्यू पता है, ये 84, यानी कि आखिरी पद का वैल्यू पता है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके लिए चाहिए NAD, A है, D है, N नहीं है, तो ये फार्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वैल्यू ही नहीं है अपने पास। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए वो मसाला नहीं है, तो ये डिश तैयार नहीं होगा, ये हम लोग व्यंजन नहीं बना सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा खाना। दूसरे खाने के लिए क्या चाहिए NaL, तो A तो है, L भी है, लेकिन N नहीं है, मतलब ये डिश भी नहीं बन सकता, उसके लिए भी जो मसाले चाहिए वो नहीं है। तो कुल मिला के दोनों ही फार्मूला यूज करने के लिए अपने पास मिसिंग पार्ट क्या है, तो मिसिंग पार्ट है ये N होगा तभी हम किसी भी फार्मूले को यूज कर पाएंगे। मतलब कितने लोग कतार में है ये नहीं पता, तो सबसे पहले N निकालते हैं। तो N का वैल्यू हम सब जानते हैं Tn से निकलेगा, तो पहले फर्स्टली Tn का फार्मूला या फिर N एक ही बात है, A + n - 1 × D, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n निकलेगा, यानी ये 2 स्टेप सॉल्यूशन है। पहला स्टेप में n निकालना है और फिर कोई भी आइदर फार्मूला, एनी फार्मूला यूज करके हम बना सकते हैं। an 84, A 7, n पता कर रहे हैं और D का वैल्यू ये 3/1/2।
चलो सॉल्व करते हैं इसको। 7 इधर आ जाएगा, या इसको यूं समझिए कि इसको इधर लिख रहे हैं, इसको इधर, तो 7 को इधर ले लेते हैं, तो बाकी ये रेस्ट पार्ट रह जाएगा एक साइड में, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 गुणे 2 है ना, 3 गुणे 2 जो 1, यानी 7/2, और ये 7 क्या हो गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 84 माइनस 7। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n-1 गुणे 7, यहाँ क्या हो गया 77, और ये 2 जो नीचे था वो आके मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या होगा, ये 7 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो डिवीजन में आ जाएगा, यानी n-1 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, 77 इंटू 2 अपॉन 7, ये 7 नीचे आ गया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 11 जा 77, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 11 से कट जाएगा, और 11 गुने 2 22, ठीक है। तो इस तरह से n-1 इज इक्वल टू 22, तो n इज इक्वल टू 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, हेंस n इज इक्वल टू 23। तो अब अपने को जो मसाला नहीं मिल रहा था, जो इंग्रेडिएंट्स पकवान बनाने के लिए जो मसाला नहीं था वो मसाला मिल चुका है, जो मिसिंग पार्ट था वो मिसिंग पार्ट मिल चुका है। अब हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा, ये थोड़ा सा छोटा, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरे वाले के लिए क्या चाहिए था, NaL, Na और ये रहा L लास्ट टाइम, या फिर nth टर्म सेम है, तो बेटर है कि हम दूसरा वाला फार्मूला ही यूज करें। तो दूसरे वाले फार्मूले के अकॉर्डिंगली नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस an, या फिर L सेम है, कोई अंतर नहीं है। दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू n/2, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा n/23/2, ब्रैकेट में a 7 प्लस n 84, ठीक है, 84। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू 23/2, और ये दोनों ऐड होके 7 प्लस 84 इज इक्वल टू 91। तो क्या आ गया, Sn इज इक्वल टू 23/2, और ये दोनों ऐड होके 91। अब थोड़ा सा चाहिए स्पेस, जगह नहीं है लिखने के लिए, सो दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिखते हैं 23 इंटू 91, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2093 और नीचे 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 अपने जगह, 4 2 जा 8 और 1 3, यानी कि 4 गुने 2 8, 4 दूनी 8, 1 3 13, यानी कि 6, 2 गुने 12, 2 गुने 6 12 हो गया, और 1 यानी कि 0.5, ये हो गया इसका आंसर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1046 इंटीजर 1/2, यानी कि 1046.5, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि वैल्यू हो सीरीज में, जो जो वैल्यू है पहले उसको टेबल में लिखेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे मिसिंग पार्ट क्या है, या फिर जो पार्ट है अपने पास क्या उससे आंसर निकाला जा सकता है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, इधर दिस और दिस।
यदि कोई मिसिंग पार्ट है, जैसे कि इस केस में था कि अपने को कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए n चाहिए और n का वैल्यू मिसिंग था, तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट n। सबसे पहले हम n का वैल्यू कैलकुलेट किए इस फार्मूले से, और फिर n निकलने के बाद इसमें से जो छोटा फार्मूला है ये उसका इस्तेमाल करके इजीली आंसर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एपी में इन एन एपी गिवन ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू और निकालना है एन और एस एन। सिंपल है। इससे जो पहले वाला प्रॉब्लम था लगभग सेम वही है। तो अपने को पहले एन निकालना फिर एस एन निकालना। तो एन निकालने के लिए ये सिमिलर सेम क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। तो यहाँ पे क्या है n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में कि सबसे पहले हम n निकालते हैं। तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट n। ठीक है, तो सिंपल है। n निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, tn, और tn दिया हुआ है तो हम लोग an का फार्मूला यूज करेंगे। an इज इक्वल टू, एज वी नो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 गुने d। ठीक है, d फॉर डॉग। अब इसमें जो जो पार्ट अपने को पता है वो सारा वैल्यू इंसर्ट करेंगे और n निकालेंगे। दिस इंप्लाइज an 50, a 5, n माइनस 1 पता करना है n, और d 3। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू 3, और ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 यानी कि 45। दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 45, और 3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो डिवीजन यानी कि 15। सो n इज इक्वल टू 16। वेरी इजी, बहुत आसान था। तो इजीली हम कैलकुलेट कर चुके हैं n का वैल्यू। जब अपने को n निकल गया तो अब दूसरा स्टेज है Sn फाइंड करना। तो Sn के लिए अब चूंकि अपने पास सारा ही इंग्रेडिएंट्स है तो कोई भी हम उठा सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो बेटर है कि हम ये दूसरे वाले का इस्तेमाल करें। तो दूसरा क्या है, नाउ Sn। अब दूसरा पार्ट है Sn निकालो। तो Sn के लिए दूसरा फार्मूला लेते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l या फिर an लास्ट टर्म। बस वैल्यू डालना है, आंसर आ जाएगा। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, और n अभी ताजा ताजा तुरंत अभी फ्रेशली पता चला कि 16 है। तो 16/2 a दिया हुआ है 5 प्लस a प्लस 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 के बाद an दिया हुआ है 50। तो ये 8 हो गया, ये कट के 8 और गुने 50 और 5 55, 8 पंचे 40, 4 44। ये हो गया क्या, S16 क्यों, चूंकि 16 पद है, ये पता चल गया। इस सीरीज में 16 पद है, इस एपी में 16 पद है, और इन 16 पद को यदि ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगा 440। तो बहुत आसान था। इसमें और भी कई सिचुएशन है इस तरह से, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है, ए का वैल्यू चेंज हो जा रहा है, डी का, एन का, बाकी वही है। या तो Sn निकालना है या n निकालना है, जो भी मिसिंग पार्ट है। ये 4-5 यहाँ 4 है, एक जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से, Sn 1 2 3 4। इस 4 में से जो भी दिया हुआ है उसका यूज करके जो मिसिंग है वो अपने को निकालना है। तो बाकी आप पे मैं छोड़ता हूँ। बाकी क्वेश्चंस जैसे 3 में ये पहला था और भी कई है, तो वो आप ट्राई करें। टीच योर सेल्फ, प्रोग्रेस योर सेल्फ। अब बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की ओर। बीच में जो क्वेश्चन है 4 5 6, 3 का एक हमने देख ही लिया। 4 5 6 सेम वैसे ही है जैसे हम 1 2 और 3 के अलग अलग सिचुएशन वाले क्वेश्चन को देखे हुए हैं।
तो वो पैटर्न सेम ही है, मतलब कोई एक मिसिंग नंबर है, कोई भी एक मान जो है अननोन है, उसका वैल्यू उसमें निकालना था। ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, 22 टर्म्स का सम निकालना, फर्स्ट 20 मतलब लगातार, बीच में ब्रेक नहीं है। यूजुअली हम ऐसा ही कर रहे हैं अभी तक, जो कि ए बी में है। इन विच, जिसमें डी का मान क्या है 7 और 22 यानी कि 22वें पद का वैल्यू है 149। सिंपल है। एक ऐसा एपी जिसमें मान लेते हैं 22 पद ही है, क्योंकि 22 पद तक के ही अपना मतलब 22 पद तक का ही है, मतलब उसमें 22 पद है, 22वां पद ही लास्ट है, ऐसा मान के चलते हैं। जिसमें डी का वैल्यू है 7 और 22वां पद है 149। तो फिर से इसको लिखते हैं, पहले मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि नोन और अननोन क्वांटिटी कौन कौन से हैं। तो गिवन फर्स्ट 22 टर्म्स, तो मान लेते हैं 22 टर्म्स, यानी कि n का मान 22 हो गया, मानने n का मान 22 है, ये क्लियर है। और a का वैल्यू कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है लिखा होगा, d का वैल्यू 7, 22वां पद या nवां पद, चूंकि 22 पद पे ही हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया 149। क्लियर है। ये 22 या फिर an सेम है। तो n का वैल्यू 22, d का वैल्यू 7 और 22वां पद या फिर लास्ट पद वो 149। क्या ये जो भी डाटा दिया हुआ है इनसे कुछ हो सकता है, कोई फार्मूला हम यूज कर सकते हैं कंप्लीटली? तो देखते हैं, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए अपने को a चाहिए होगा। कोई भी फार्मूला यूज करो, जो कि नहीं है। तो मिसिंग पार्ट क्या है, क्लियर हो गया। तो मिसिंग पार्ट है a, मिसिंग पार्ट है जो कि निकालना है, ये फाइंड, यानी S22 या फिर Sn, ये दोनों मिसिंग पार्ट है। तो S22 यानी कि सम निकालने के लिए कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो पहले a है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले क्लियर करेंगे पहला पद क्या है, a क्या है, उसके बाद ही कोई फार्मूला हम यूज कर पाएंगे। तो चलते हैं a यूज करने के लिए। जब हम इस फार्मूला को यूज करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, मतलब अपने पास जो जो है दिया हुआ उसके आधार पर यह फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इससे पहले वाले फार्मूले को यूज करेंगे, यानी कि TL। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो ही फार्मूला, एक an का और एक Sn का। तो Sn यदि एप्लीकेबल ना हो तो पहले an करेंगे। नाउ an इज इक्वल टू, ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। बस वैल्यू पुट करेंगे और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। an, अब चूंकि n का वैल्यू 22 है, तो a22 इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 22 माइनस 1 गुणे d, जो कि 7 है। a22 149, a नहीं पता, ये हो गया 21 गुणे 7, ये 21 गुणे 7। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 149, ये प्लस है इधर आके माइनस, और ये 7 और 7 टू 40। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहला पार्ट, a का वैल्यू निकल गया। और a का जो वैल्यू है वो निकलने के बाद जो क्वेश्चन में डिमांड है फाइंड द सम, तो हम निकाल सकते हैं कोई भी फार्मूला। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम दूसरे वाले को यूज करें, चूंकि उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, और हम यहाँ कर सकते हैं। अगेन अब क्या करेंगे, Sn निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an या फिर a प्लस l। क्लियर है। क्वेश्चन में पहला अननोन फैक्टर a था जो कि कैलकुलेट हो चुका है। अब दूसरा जो मेन रिक्वायर्ड
वैल्यू निकालना है वो है सम। तो सम के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि अपने पास ये सारा कुछ है। ये छोटा फार्मूला Sn मीन्स S22, 22 का क्या मतलब हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। n ऑलरेडी गिवन 22/2। a we have calculated just now 2 plus an और an यहाँ पे 149। क्लियर है? S22 के लिए चाहिए n/2, n हो गया 22, n/2 2 plus 2 यानी a plus an यानी 149। सिंपल है। अब इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे और पता चल जाएगा। ये कैंसिल होके 11 इंटू 149 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, शुभ अंक 151 गुने शुभ अंक 151 यानी 1661। तो ये हो गया 22वां पद का जोड़। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज 1661। ठीक है, कैलकुलेटेड। तो इसमें बहुत सिंपल है, शांति से हम देखेंगे दिया हुआ क्या है। देने के बाद ये जब पता चल जाएगा नोन और अननोन, यानी कि नोन जो दिया हुआ है, अननोन जो कि या तो पता करना है, ताकि जो मेन चीज है, जैसे कि यहाँ पे मेन चीज निकालना था ये 22वां पद का जोड़। तो इस चीज को निकालने के लिए अपने को ए चाहिए और ए नहीं था, तो पहले हम ए निकालें और फिर कोई भी फार्मूला यूज करके एसएन निकालें। तो ये है प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं चैप्टर में जो जटिल क्वेश्चन होगा, जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा ट्रिकी होगा, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 7 के बाद ये है 8 नंबर। कोई भी क्वेश्चन थोड़ा भी डिफिकल्ट है, थोड़ा भी ट्रिकी है, तो इस वीडियो में उसको पूरी तरह सॉल्व किया जाएगा। मकसद यही है कि प्रश्न कोई भी हो वो कंप्लीटली बनना चाहिए। आप क्लास रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है। यदि किसी भी कारण से, किसी भी मजबूरी से यदि कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। मकसद यही है कि कोई घर में है, कैपेबल है या नहीं है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम सबका सॉल्यूशन मिल जाए, ताकि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, किसी भी जगह आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना था सम। यहाँ पे क्या है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। पहला 51 टर्म्स, 51 टर्म्स का जोड़ निकालना है। ऑफ एन एपी जिसका हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 40 एंड 80। बहुत क्लियर है, थोड़ा सा अलग है पहले वाले में। अभी तक जो हम सॉल्व कर चुके उसमें ए है, डी है, ए एन है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। इसमें क्या दूसरा और तीसरा पद दिया है और कुछ नहीं। दूसरा और तीसरा पद का वैल्यू है 14 और 18। इसी का यूज करके अपने को पहले 51 टर्म का पद का योगफल यानी सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का वैल्यू निकालना है। तो फिर से सेम प्रोसेस, वही चीज, वही रणनीति। पहले नोन फैक्टर्स को लिखेंगे और देखेंगे पिक्चर कितना क्लियर होता है। तो गिवन जो दिया है पहले उसको मैथमेटिकली लिखते हैं। तो क्या दिया, सेकेंड टर्म दिया, यानी कि A2 14, ये A3 एंड थर्ड यानी कि ये 18। ये दो चीजें, और निकालना क्या है, S51। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है n का वैल्यू कितना है, 51। इससे स्पष्ट होता है ये है n नंबर ऑफ टर्म्स जिसका कि जोड़ निकालना है। तो
तो क्लियर है, ये सारा चीज दिया हुआ है, ये निकालना है। कैसे करें? तो जो दिया हुआ है उसी का तो यूज करेंगे, है ना। तो दिया हुआ है A2, तो पहले हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस इज D, ऐसा मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। फिर क्या हो जाएगा? देन A2 इज इक्वल टू, अब सिंपल है, हम लोग फार्मूला में देख ही चुके हैं नंबर ऑफ टाइम्स। जो भी टर्म निकालना होता है फार्मूला उससे एक कम D हो जाता है, A प्लस n माइनस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि A प्लस D। सिंपल है। दिस इंप्लाइज A प्लस D इज इक्वल टू A2 और वो है 14। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन 1। क्लियर है? कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जो दिया हुआ बस उसको हम मैथमेटिकली लिखते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो गया। अब क्या है? एंड A3 क्या हो जाएगा? A3 दिया हुआ है 18, यानी A3 क्या हो जाएगा? यहाँ 2 था तो 1, तो यहाँ A प्लस 3 है तो 2D 18। देखो बहुत सिंपल है। और प्रीवियस क्लास में क्लास 8, 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन, 2 चर वाले समीकरण का हल। अब यहाँ देखो वही तो है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, तो हम उसको सॉल्व कर लेते थे। तो जब उसी तरह यहाँ पे A और D ये 2 चर समीकरण हो गया, 2 चर रैखिक समीकरण, यानी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम जूनियर क्लास में कर चुके हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से क्लियर हो जा रहा है कि A और D क्या है? 2 वेरिएबल है। और निकलेगा कैसे? तो जो पद्धति पुराने क्लास में हम अपनाते थे वो यहां भी अपनाएंगे। समीकरण दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम थिंग। तो हम क्या करते हैं? फ्रॉम 2 माइनस 1, 2 से 1 को क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि 1 का वैल्यू बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा, 1 से 2 को घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, इसीलिए बात बराबर। यदि 1 से 2 को घटाएंगे तब भी वही आएगा। तो ये रहा 2 वी गेट, ये रहा 2 A प्लस 2D, A प्लस D। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा अपने करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन से, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से। तो ये A और A सेम वैल्यू है, कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस। ये 2D में से 1D चला गया तो D, और इधर 18 में से 14 माइनस हो गया तो 4, तो ये निकल गया D। अब D का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो A निकल जाएगा। क्लियर है? आप चाहें जब तक PDF नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो जब तक PDF नहीं मिल रहा तो आप चाहे तो सोल्यूशन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसको आराम से नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है? तो D का मान क्या करेंगे? या तो 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रखते हैं। तो पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में D का मान 4 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? A प्लस D, यानी कि 4 इज इक्वल टू 14। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 10। A और D निकल गया। क्लियर है? अब अपने पास क्या है? A का वैल्यू है, D का वैल्यू है और N का वैल्यू है। A का वैल्यू है, D का वैल्यू है और N का वैल्यू है। तो A, D, N लगा के अपने को एक ये नोन फैक्टर चाहिए था जो कि निकाल सकते हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है कि ये क्या फार्मूला यूज नहीं हो सकता है?
देखते हैं, चेक करते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए लास्ट टर्म चाहिए, यानी कि A51 का वैल्यू चाहिए होगा, तो एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो जब बिना एक्स्ट्रा काम किए आंसर आ रहा है इस फार्मूला को यूज करके, तो क्यों उसका यूज करें, है ना। उसको यूज करने के लिए पहले ये निकालना होगा, फिर ये यूज करेंगे, जबकि इसको हम डायरेक्ट अभी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? Hence, sum of first 51 terms S51 बराबर n/2 यानी 51/2 2a और a का वैल्यू 10 प्लस n-1 यानी 50 गुने d, और d क्या है 4। सॉरी, तो इसको थोड़ा इधर क्लियर लिखते हैं हम लोग। S51 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया नहीं, तो इसको यूं ही रहने देते हैं। ब्रैकेट में क्या आ गया 10 गुने 2 20 प्लस 50 गुने 4 200। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 51 पदों का योगफल बराबर 51/2 गुने 220, ये ऐड हो गया 220 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल होने से रहा है, ये हो जाएगा 110। तो 51 गुने 110। थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसका आंसर लिखने के लिए। तो फर्स्ट 51 टर्म्स यानी S51 इज इक्वल टू क्या हो गया 5610, 5610। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये निकल गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो भी नोन अननोन फैक्टर है वो कहीं ना कहीं परिचित थे, क्लियर थे। जैसे a का वैल्यू दिया, d का वैल्यू दिया, n का वैल्यू दिया, an का वैल्यू दिया। इसमें क्या था, बीच का कोई टर्म्स का वैल्यू था, जैसे दूसरा और तीसरा। तो घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही कोई एक्स्ट्रा, हम कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। बहुत सिंपल है, जो भी चीज दिया वो हम लिखेंगे। जैसे सेकेंड टर्म दिया था तो हमने सेकेंड टर्म को लिख दिया कि a+t, और इस तरह से आ गया। इसी तरह थर्ड टर्म था तो उसको लिख दिए, और दोनों इक्वेशन जब हल किया गया, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्लियर हो गया, d का वैल्यू 4 है और a का वैल्यू 10। बस जब जैसे a और d आया, n पहले से पता था, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके ऐसे इजीली निकाल लिए। तो प्रॉब्लम कोई भी हो, बस हम देखेंगे नोन फैक्टर्स क्या क्या दिया हुआ। जैसे अपने को इंग्रेडिएंट्स पता चलेगा कि ये सारा चीज दिया हुआ, तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या होना है। जैसे आप किचन में जाए और पता चल जाए कि क्या क्या सामान है, तो अपने दिमाग में रफ एक आइडिया आ जाएगा, चलो ये सारा सामान है तो ये बना के खाया जा सकता है। सिंपल है, ठीक है।